हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। हरियाणा सरकार ने भाई प्रमोशन का क्राइटेरिया बदल दिया है। अब प्रमोशन लेने के लिए आपको किसी भी ग्रुप में हो, चाहे आप ABCD किसी भी ग्रुप में हो, आपको प्रमोशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, तब आपका प्रमोशन होगा। ड्राफ्ट आ चुका है, CS हरियाणा की वेबसाइट पे, इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। तो अगर आप कर्मचारी हो किसी भी ग्रुप के ABCD, ठीक है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए ताकि आपको पता चले कि सरकार क्या पॉलिसी लाके आपके सामने रख रही है। देखो, ये है रिटन एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनोदर ग्रुप। हेडिंग पढ़ने ध्यान से, वन पोस्ट टू अनोदर ग्रुप। ठीक है, देखो अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, ये आ जाएगा आपके सामने नोटिस। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ा धैर्य के साथ वीडियो को देखें ताकि आपको नॉलेज मिले कि है क्या मामला है। देखो, 21 तारीख का नोटिस है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने इसको जारी किया है। क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को और सभी ACS को इन्होंने भेजा है। क्या लिखा है कि रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनोदर ग्रुप, एक पोस्ट से दूसरे ग्रुप में, ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में। अभी ये परफॉर्मा केवल और केवल डिपार्टमेंट्स के ऊपर लागू है। ठीक है, जहां तक मेरा आइडिया है, यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से, बाकी आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम वगैरह इसमें शामिल है नहीं है, वो आगे पता चलेगा। अभी तक तो आपने जो देखा वही है। देखो, यहाँ पे इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया है। ठीक है, सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसकी कॉपी इनक्लोज है। क्या लिखा है इन्होंने, रिगार्डिंग प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर ग्रुप इन ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C। मतलब किसी भी पोस्ट से आप ग्रुप A में जा रहे हो या ग्रुप B में जा रहे हो या ग्रुप C में जा रहे हो, तो थ्रू रिटर्न टेस्ट या एग्जाम के थ्रू आप जाओगे। अब बात है जी ग्रुप D से ग्रुप C में, तो ग्रुप D से जब ग्रुप C में जाओगे तो आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप C की किसी भी पोस्ट पे अगर आप हो, और अगर आप किसी ग्रुप B में जहां आपका प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, तो भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही ग्रुप B की किसी भी पोस्ट पे हो, अगर ग्रुप A में प्रमोशन हो रहा है तो टेस्ट देना पड़ेगा। और विद इन ग्रुप क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप C में ही है, क्लर्क है, वो असिस्टेंट बनेगा, तो उसका क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा क्या है इसमें सिस्टम। देखो, यहाँ पे सुझाव मांगे गए डिपार्टमेंट से। यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन ईमेल। ये इस ईमेल पे डिपार्टमेंट्स के हेड को या अपने स्पेशल मैसेंजर के थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में अपने सुझाव देने हैं इस पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी क्या है वो देखो, आ जाओ पॉलिसी में आ जाओ। ये पॉलिसी बनाई इन्होंने, टू बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट। ठीक है, HR ब्रांच 1 ने, ये अगस्त में इन्होंने कुछ किया था। उसके बारे में क्या है कि भाई एम्प्लॉय का जब प्रमोशन है वन पोस्ट टू अनदर फॉर ऑल ग्रुप ABC एंड C एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पे एक बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या, दिस नोटिफिकेशन विल बी एक्ट इन सेपरेशन ऑफ द previous notification and services rule made by the various department, board, corporation under the government of Haryana prospectively with effect from the date of publication it published in the official gazette। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है ना, जिस दिन ये पब्लिश हो जाएगा ऑफिशियल गजट के रूप में, तो उससे पुरानी जो नोटिफिकेशन है जितनी भी हैं उनसे अलग माना जाएगा। यानी कि इससे पहले जो हो गया वो हो गया, जिस दिन ये आ जाएगा उस दिन से ये लागू है, उससे पहले वाली अलग रखी जाएगी। समझ गए, इससे पहले जो भी नोटिफिकेशन थे वो अलग रखे जाएंगे, ये बात है। तीसरा, फॉर द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, क्या पर्पज है, ईच डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा शैल मेक नेसेसरी अमेंडमेंट इन द रूल नंबर 9 और रिलेवेंट रूल नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस रूल और एनी अदर रिलेवेंट रूल वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब ये नोटिफिकेशन का क्या है, इंप्लीमेंटेशन का, कि जो डिपार्टमेंट्स के रूल हैं, सर्विस रूल है, उनमें अमेंडमेंट करना है इनके आधार पे उनको। अब रूल नंबर 9 क्या कहता है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, मेरिट कम सीनियरिटी इन प्रमोशन। ये क्या है, अब देखो ए क्या लिखा है, इनके पॉइंट अलग अलग, ग्रुप ए नहीं है, ये पॉइंट है। एलिजिबिलिटी फॉर प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, नो एम्प्लॉय शैल बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द प्रमोशन फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर वेयर बेनिफिट ऑफ एटलीस्ट वन इंक्रीमेंट इज एलिजिबल अपॉन द प्रमोशन। यानी कि किसी इंप्लॉय को कंसीडर नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट से प्रमोशन के लिए अगर उसने कम से कम एक इंक्रीमेंट प्रमोशन का ले लिया है, तो एटलीस्ट वन इंक्रीमेंट इज एडमिसिबल अपॉन द प्रमोशन अनलेस इन एडिशन ऑफ फुलफिल द रिक्वेशन क्वालिफिकेशन
एक्सपीरियंस इफ एनी ही क्वालिफाई द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अच्छा, यानी कि जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है होगा, जो भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा उसको पास किए बिना, अगर उसमें पास करता है तो ठीक है, अगर उसने पास नहीं किया तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। किसका? जिसने एक बेनिफिट उठा लिया है प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का। द रिमेनिंग कंडीशन ऑफ द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रमोशन अपार्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट रिटर्न सैलरी रिमेन द सेम। बाकी जो कंडीशन है, इस ये जो कंडीशन बताई है, इसके अलावा जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शैल बी क्वालिफाई नेचर ओनली, मतलब जो एग्जाम होगा आपका प्रमोशन के लिए वो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। पहला बात क्लियर। अब आ जाओ मैनर ऑफ प्रमोशन पे। क्या कहता है? प्रमोशन शैल बी मेड ऑन मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस। मेरिट कम सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होगा, लेकिन कैसे होगा? आफ्टर क्वालिफाइंग द डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट डिपार्टमेंट में है तब प्रमोशन होगा। यानी कि सीनियरिटी की वैल्यू तो रहेगी रहेगी, लेकिन डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट का एग्जाम है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। द नेम, क्या लिखा है? द नेम ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉय एज पर द सीनियरिटी लिस्ट शैल बी कंसीडर फॉर प्रमोशन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कैसे? जो जो भी नेम आएंगे एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जो क्वालिफाई कर लेगा उनको प्रमोशन करने के लिए कंसीडर करेगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तीसरा क्या? प्रमोशन अपॉन क्लियरिंग द रिटन एग्जाम डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो जो प्रमोशन है वो जो डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करेगा उसके आधार पे सीनियरिटी लेवल पे उसको प्रमोशन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर कर दिया और उनकी रैंक है 1 से 10 तक, तो अगर 5 पोस्ट आती है तो जो टॉप के 5 बंदे हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया है वो टॉप के 5 बंदे प्रमोशन ले जाएंगे। यानी कि सीनियरिटी तो रहेगी रहेगी, डिपार्टमेंट का टेस्ट क्लियर करना भी कंपलसरी है। अगर कोई बंदा 1 नंबर की सीनियरिटी पे है लेकिन डिपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो उसका प्रमोशन नहीं होगा, 2 नंबर वाले को हो जाएगा अगर 2 नंबर वाला क्लियर कर देता है तो। समझ गए? अब आ जाओ रिटर्न डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इसके बारे में क्या है? इन्होंने कहा है द रिटर्न डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट इन 2 पेपर होंगे, जिसमें 100 का एक पेपर होगा। पहला किसका होगा? 1 पेपर इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पहला पेपर होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, और दूसरा पेपर होगा ऑन पेपर ऑन द सब्जेक्ट मैटर डिसाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। मतलब एक पेपर तो होगा कॉमन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, आपसे अब इसमें गुणा भाग ये नहीं पूछा जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य प्रशासन से संबंधित पर्सन होंगे कि आपको भाई सरकारी सेवा में आप आ गए हो तो आपको सरकारी सेवा में जानकारी होनी चाहिए। एक तो होगा पेपर ये 100 नंबर का। दूसरा पेपर जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो वो डिपार्टमेंट तय करेगा कि वो अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कुछ पूछना चाहता है या कुछ और पूछना चाहता है, वो उस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर निर्भर है। 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, इस ध्यान देना। ठीक है। दूसरा पॉइंट, द डिपार्टमेंट अपॉन अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, शैल कंडक्ट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन करवाने के लिए, और बाय एन एजेंसी अथॉराइज बाय इट फॉर दिस पर्पज, और एक अथॉरिटी एक एजेंसी को इसके लिए अथॉराइज करेगा। अब बात है जी, कुछ कहेंगे जी ये कैसे? ग्रुप डी का फिर कॉमन कैडर, फिर वो कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? ग्रुप डी का कॉमन ही रहेगा, उसमें जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है वो पेपर लेगा, जिसमें वही तय करेगा दूसरा पेपर क्या होना है। लेकिन ये जो बात है ये वहां पे लागू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट में कोई प्रमोशन होना है और वो पोस्ट कॉमन कैडर से बाहर हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो वो डिपार्टमेंट तय करेगा क्या सब्जेक्ट में रखना है एक पेपर में और कौन पेपर लेगा, वो सब अथोराइज करनी है सरकार से अप्रूवल के बाद। ग्रुप डी के कॉमन कैडर वाले ध्यान देना, आपका सारा टेस्ट वगैरह का काम ये करेगा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, वही तय करेगा दोनों पेपर कहां है कौन लेगा। अच्छा, द एग्जामिनेशन शैल बी एज फ्रिक्वेंटली एज मे बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब बस वही है कि डिपार्टमेंट समय समय पे भाई ना इसको एक फ्रिक्वेंट क्या कहते हैं समयबद्ध तरीके से डिसाइड करेगा कि पेपर आपका होता रहे समय समय पे। द सिलेबस, लैंग्वेज, नेचर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड टाइम लिमिट फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट एंड नोटिफाइड सेपरेटली। यानी कि सब उसका सिलेबस क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगी और ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, वो सब तय करेगा डिपार्टमेंट सेपरेटली अलग से नोटिस जारी करके। फिर कह रहा हूं ग्रुप डी का कॉमन कैडर वाला ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ही टेस्ट लेगा अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो। बाकी इंप्लीमेंट होगा ये खबर मेरे पास कई दिन पहले आ चुकी थी, मैंने इसको शेयर भी नहीं किया क्योंकि जब तक कुछ ना आ जाए तब कहना अलग है। हमें सूचना मिल चुकी थी चीफ सेक्रेटरी सॉरी सीएम हाउस से कि भाई इनका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब तक कोई ना चीज आए जब तक बताना बेकार है
क्योंकि हो सकता है कल को कुछ बदल जाए, तो फिर उसमें क्या कि मजाक उड़ता है फिर यूनियन का, तो इसलिए मैंने उसको शेयर नहीं किया। बाकी हमें 3-4 लोगों को पता था कि टेस्ट लेने की बात चल रही है। अच्छा, द कैंडिडेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर प्रमोशनल पोस्ट लेइंग वैकेंट, ये है सबसे मेन बात कि कितने बंदे पेपर में अपीयर होंगे, ये भी तो मेन है ना कि फॉर एग्जांपल 1000 पोस्ट है, अब 1000 पोस्ट है तो कितने बंदे पेपर देंगे, तो ट्वाइस जितनी पोस्ट आएगी उसके टॉप के 2000 दो गुना, सॉरी टॉप के 2 गुना जो भी आपकी सीनियरिटी लिस्ट है उसके आधार पर। फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप डी का ही ले लो, ग्रुप डी की सीनियरिटी लिस्ट में मान लो 18,000 बच्चे हैं, 5,000 पोस्ट फॉर एग्जांपल प्रमोशन की आ गई, तो टॉप के जो 10,000 बच्चे वर्किंग हैं जिनकी सीनियरिटी लिस्ट में टॉप 5,000 में नाम है, वो बच्चे पेपर देंगे, जिसमें आपका एससी का रिजर्वेशन वाला सिस्टम भी लागू होगा। और ये क्या होगा, देखो जो पोस्ट वैकेंट है वो 31 दिसंबर हर साल देखी जाएगी कि हर साल 31 दिसंबर को भाई सीटें कितनी खाली हैं उस आधार पे पेपर होगा, और 2 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जाएगा पेपर देने के लिए। सब पेपर भी नहीं देंगे, केवल 2 गुना पेपर देंगे। अगला, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द रिटन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन irrespective of the fact she or he is on any kind of leave under suspension, deportation, is otherwise not eligible for consideration for promotion at the point of time. However, the actual promotion will be done on the basis of eligibility. मतलब क्या इसका कि जो भी बंदा एलिजिबल है, जो पेपर देने के लिए एलिजिबल माना जाएगा, कि वो किसी भी लीव पे हो अगर हुआ, या सस्पेंशन पे हुआ, या डेपुटेशन पे हुआ, ठीक है, तो और अदरवाइज नॉट एलिजिबल, तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस प्रमोशन के लिए। ये बात ध्यान दे लेना भाई। द एक्चुअल प्रमोशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी, प्रमोशन उसका एलिजिबिलिटी होगी तभी किया जाएगा, ठीक है। लेकिन पेपर वो दे सकता है भाई, ये बात ध्यान देना। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल इन टू अपीयर इन द एग्जाम, पेपर दे सकता है, लेकिन अगर वो इन चीजों में सस्पेंशन पे, लीव पे, डेपुटेशन पे, इन सब पे है, तो वो प्रमोशन के लिए एट द पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे प्रमोशन के एलिजिबल नहीं होगा। प्रमोशन के एलिजिबल जब होगा जब वो सारी कंडीशन पूरी करता हो, पेपर दे सकता है वो, ये बात ध्यान देना। सस्पेंशन वाला, लीव वाला, डेपुटेशन वाला पेपर जरूर दे सकता है, लेकिन प्रमोशन नहीं होगा जब तक वो नौकरी पे वापस नहीं आ जाता। अच्छा, इफ नन ऑफ द एम्प्लॉय क्वालिफाइज द एग्जाम और नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु क्वालिफाई द एग्जाम इज लेस देन द पोस्ट laying vacant, the candidate equal to 5 times of number promotional post laying vacant plus the promotional post which is likely become vacant post of become vacant post to December 31 of the year of examination। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अगर मान लो कोई भी एम्प्लॉय है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया एग्जाम को, कोई भी कि कोई भी नहीं कर पाया हो, या फिर जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो जितनी पोस्ट थी उससे भी कम क्वालिफाई हो, फॉर एग्जांपल 1000 पोस्ट थी, क्वालिफाई हुए 500, ठीक है, तो क्या होगा, देन कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ प्रमोशनल पोस्ट, जितनी प्रमोशनल पोस्ट है खाली उनके 5 गुना बच्चों को, उनको एम्प्लॉय को, उनको फिर 31 दिसंबर को फिर टेस्ट लिया जाएगा उनका। सेल अलाउड टू अपीयर इन द रिटन एग्जामिनेशन, अगर 2 गुना में बात नहीं बनी तो फिर 5 गुना को फिर बुलाया जाएगा 31 दिसंबर हर साल, ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, उनको फिर 5 गुना को बुलाया जाएगा उस टेस्ट में, पहले 2 गुना का ही टेस्ट होगा। अब आ जाओ क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन, इसमें क्या है, आपको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ जनरल कैटेगरी, अगर कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको कंसिडर किया जाएगा क्वालिफाई में, कब, जब वो 50% नंबर लेगा ईच पेपर, दोनों पेपर में 50-50% नंबर लेने जरूरी है, जब वो क्वालिफाई माना जाएगा। और जो एम्प्लॉय एससी का, बीसी का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन या फिजिकल डिसेबिलिटी या स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको 45% हर पेपर में लेने कंपलसरी है, तब वो क्वालिफाई माना जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैटेगरी, द कैटेगरी ऑफ द पॉइंट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉय वाज रिक्रूटेड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी कंसिडर हिज या हर कैटेगरी, मतलब कैटेगरी कौन सी मानी जाएगी, जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे का था तो वो बीसी का, लेकिन उसके नंबर ज्यादा थे तो वो जनरल में सेलेक्ट हुआ था, तो उसकी कैटेगरी जनरल ही मानी जाएगी, यानी कि जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है वही कैटेगरी आपकी मानी जाएगी। आगे है जी परमानेंट नेचर ऑफ द क्वालिफिकेशन, एन एम्प्लॉय हु हैज वंस क्वालिफाइड द रिटन डिपार्टमेंट बट कुड नॉट द प्रमोटेड इफ एनी रीजन शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन
यानी कि एक बार अगर आपने क्वालिफाई कर दिया डिपार्टमेंट का तो आपका हमेशा क्वालिफाई माना जाएगा, चाहे आपका प्रमोशन ना हो लेकिन फिर भी क्वालिफाई माना जाएगा, दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम रहेगा ये। अच्छा, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द रिटन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन आर अवेलेबल इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंट पर्सनल प्रमोशनल पोस्ट, द डिपार्टमेंट कैन प्रोसेस विद द प्रमोशन विदाउट एनी कंडक्ट ऑफ रिटन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन प्रोवाइड एनी अदर प्रोसीजर प्रमोशन आर फॉलो। मतलब क्या है इसका, अगर मान लो कोई टेस्ट हुआ, फॉर एग्जांपल कोई टेस्ट हुआ और उसमें जब टेस्ट हुआ उस टाइम पे पोस्ट थी 500 और 500 पोस्ट थी और लगभग ये मान लो 2000 बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर दिया, 2000 तो कर ही नहीं सकते, 1000 बच्चों ने पेपर दिया और 800 बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि 2 गुना बच्चे पेपर देंगे, 800 ने टेस्ट क्लियर कर दिया, 500 का उन्होंने प्रमोशन कर दिया, बचे कितने 300। अब मान लो उसके बाद फिर वैकेंसी आ जाए कि 200 प्रमोशन की पोस्ट और खाली, हम 200 और प्रमोट करेंगे, तो डिपार्टमेंट को टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट पहले जो ऑलरेडी प्रमोशनल हुए बैठे हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर कर रखा है उन 300 में से वो 200 की और प्रमोशन कर दी जाएगी, टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है जब तक पोस्ट खाली ज्यादा ना हो। यानी कि जितने कैंडिडेट अवेलेबल है एलिजिबल, अगर उनसे कम पोस्ट अवेलेबल है प्रमोशन की तो प्रमोशन करेगा डिपार्टमेंट, अगर प्रमोशनल पोस्ट ज्यादा है कैंडिडेट एलिजिबल कम है तो फिर दोबारा से टेस्ट लेगा, ये है इसका मतलब। नंबर ऑफ चांस ऑफ कंसिडर नॉट क्वालिफाई द डिपार्टमेंट, यानी कि कितना चांस मिलेगा आपको, तो देयर आर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप क्वालिफाई ना हो जब तक आप पेपर दे सकते हो। नॉन क्वालिफाइड रिटन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन शैल नॉट बी हैव एनी इफेक्ट, और अगर आपने डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम नहीं किया तो आपके एसीपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो या जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है या कुछ भी है, इस डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से आपकी एसीपी पे या कोई इंक्रीमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्रमोशन नहीं होगा, वो भी कब, जब एक पोस्ट से दूसरे ग्रुप में जा रहे हो, सेम ग्रुप में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में सेम ग्रुप वाला कि एक बंदा क्लर्क से असिस्टेंट बनता है तो उसका क्या होगा। अच्छा, अब है कंसिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी, क्या होगा। अच्छा, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन देयर रूल if a government employee qualifies the departmental examination before a senior employee who is not eligible for promotion due to non qualify the departmental examination otherwise shall be considered for promotion। मैंने जो बताया था आपको शुरुआत में वही था। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी बंदा सीनियर है लेकिन उसने क्वालिफाई नहीं किया डिपार्टमेंट का एग्जाम और उससे जूनियर वाले ने क्वालिफाई कर दिया तो सीनियर का प्रमोशन नहीं होगा, जूनियर का हो जाएगा। जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेगा जब तक प्रमोशन नहीं होगा, बेशक वो सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर हो। If junior is promoted to higher post before his senior, he will be treated senior forever in the seniority list of promotional post। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई जूनियर अगर सीनियर से पहले प्रमोट होकर किसी पोस्ट पे चला गया टेस्ट देके, तो जब वो अगली पोस्ट पे गया है तो उस पोस्ट पे जिस पे गया प्रमोशन होके उसकी सीनियरिटी लिस्ट में उसका नंबर ऊपर रहेगा, और जो सीनियर प्रमोट होके नहीं आ पाया उससे वो नीचे आके बैठेगा। यानी कि जो प्रमोशन पहले लेगा तो वो प्रमोशनल पोस्ट के सीनियरिटी के ऊपर रहेगा। ये नहीं है कि कोई सीनियर बाद में प्रमोट हो गया तो वो कहे जी मैं तो पहले सीनियर था, भी सीनियर रहूंगा, नहीं। अच्छा, एक्सक्लूजन क्लॉज क्या है, द प्रोविजन ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ द प्रमोशन शैल नॉट बी अप्लाई इन हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, जैसे किसकी पोस्ट पे अवेलेबल ये नहीं करेंगे अप्लाई, डायरेक्टर हो, एडिशनल डायरेक्टर हो, ज्वाइंट डायरेक्टर हो और इंजीनियरिंग चीफ एटसेट्रा, वेयर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आर कैडर आर लेस देन 3। मतलब उन पोस्ट को छोड़ा जाएगा इस क्या नाम है जहां पे जिस कैडर की 3 से कम पोस्ट है उनका प्रमोशनल डिपार्टमेंट का प्रमोशन टेस्ट के थ्रू नहीं होगा, उनका जैसे होता है वैसे ही होगा। जहां पे 3 से ज्यादा पोस्ट हैं वहां पे टेस्ट देना पड़ेगा। फॉर पर्पज ऑफ एप्लीकेशन मेरिट सीनियरिटी इन सच पोस्ट द गवर्नमेंट में द सिलेक्शन पैनल ऑफ एलिजिबल ऑफिसर अप टू थ्राइस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी and carried out selection in the manner of determination and administrative secretary। तो यही है कि भाई जो भी इसमें आएगा आगे जो भी कैबिनेट लिस्ट की जो पोस्ट है सिलेक्शन पैनल जो बनेगा तो उसमें एक तरीके से एलिजिबल जो ऑफिसर्स है वो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके आप थ्राइस तक उनका कर सकते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, ये है सबसे यहाँ पे बात क्या है, the purpose of application principal merit cum selection post head department each department board corporation of the government shall be necessary amendment in relevant number of department service rule and any other relevant rule or follow। यही है अपने डिपार्टमेंट के रूल में अमेंडमेंट इनको करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनका क्या होगा उनको हमें मतलब नहीं है, वो अपने आप देख लेंगे। मेन बात थी वो आपको मैंने बता दी कर्मचारी रिलेटेड। अब बात है
सेम ग्रुप में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये लिखा है, आप समझ लेना इससे, वन पोस्ट टू अनदर ग्रुप, कोई भी पोस्ट है अगर वो किसी दूसरे ग्रुप में प्रमोट होता है तो टेस्ट देना है, लेकिन विद इन ग्रुप अगर कोई क्लर्क है वो असिस्टेंट बनता है, अकाउंटेंट बनता है, तो वहां पे ये वाला जो टेस्ट है वो नहीं लागू होगा। हाँ, डिपार्टमेंट का कोई पहले से लागू है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ये ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट कब लागू है, जब आपका प्रमोशन दूसरे ग्रुप में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डी से ग्रुप सी में जा रहे हो, या ग्रुप सी से ग्रुप बी में जा रहे हो, या ग्रुप बी से ग्रुप ए में जा रहे हो, तब ये डिपार्टमेंटल ये एग्जाम है क्वालिफाई नेचर का, ये लागू होगा। ठीक है, तो ग्रुप डी वालों के लिए सरकार एक तरीके से ये लेके आई है। अब देखते हैं, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए हैं, अब वो सुझाव देंगे ये। अब वो कब तक है इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कितने दिन में देना है। ठीक है, तो ये अपडेट थी, मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, और आप इस चीज से कितना सहमत हो एक कर्मचारी के तौर पे वो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना।